तो बेटा ग्रेविटेशन क्लास 11 इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, इसे सुन लो। देखो, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मतलब बेसिक फोर्स हैं, बेसिक बल हैं। वो क्या है हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं शुरुआत में, इंट्रोडक्शन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का, तभी भी अब एक बार फिर देख लेते हैं। आपको पता है तो रिपीट करते हैं। पहला है ग्रेविटेशन, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इन सब के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ पाया जाता है? एटम के अंदर। एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अगर उसको आपने तोड़ दिया तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि वो एटम बाय एटम तोड़ती चली जाती है, और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो एक पूरे शहर को उड़ा सकती है, जिसे हम एटम बम बोलते हैं। खैर उसके बारे में हमारी थ्योरी में 11th-12th में पढ़ना नहीं होता, लेकिन बस मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि एटम बम का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ते हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्टेड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। एक न्यूक्लियस के अंदर, मतलब एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर जो है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन पूछने अगर न्यूक्लियर बम के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फिर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इस दुनिया का सबसे वीक फोर्स है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब ये दो ऐसी चीज़ों के बीच में लगता है जिसमें मास हो, जिसमें मास हो। मास का मतलब क्या है भाई? द्रव्यमान हो, मतलब वो कुछ जगह घेरती हूँ, वो कुछ जगह घेरती हूँ। ठीक है, वही मास है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक फोर्स है, याद रखना। अगर कभी नीट में क्वेश्चन बन जाए या जेई में क्वेश्चन आ जाए, खैर अब आता नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ जाता है, पर कुछ पता भी नहीं भाई, एनटीए का एग्जाम दे दे तो, एग्जाम में दे दे क्वेश्चन तो, कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ द वर्ल्ड या यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। और हो सकता है इनको अरेंज करने के लिए बोल दे आपसे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट पता है, वीकेस्ट पता है, देन बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, और लास्ट में सबसे वीक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब ग्रेविटेशन से भी ज़्यादा वीक नहीं है, ग्रेविटेशन इससे भी ज़्यादा वीक है, याद रखना। ये एकदम लास्ट, ये सबसे पहले। चलो काफ़ी बातें हो गई इसके बारे में। ग्रेविटेशन है क्या? देखो भाई, कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होती है ना, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिनमें कोई भी मास हो। जैसे हमारी अर्थ और हमारे सन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो आज बंधे हुए हैं। कोई डोरी तो है नहीं, कोई धागा है क्या? हमारी अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स है जिसने इसको रोक रखा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मैं और तुम्हारे बीच में जो एक फोर्स लग रहा है इस टाइम, वो भी ग्रेविटी का फोर्स है, एक अट्रैक्शन फोर्स तुम दोनों मेरे बीच में भी काम कर रहा है। अब वो ज़्यादा और कम हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मासेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो, फिर है भाई ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में ये अंतर है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि ऊपर से चीज़ों को नीचे सरफेस की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, वो है ग्रेविटी। अब खाली अर्थ पे नहीं, ये मून पे भी है, ये अदर प्लैनेट्स पे भी है। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट पे भी है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी कुछ और है, तो ये इसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे पूरा। तो ग्रेविटी क्या है कि कोई ऐसी फोर्स जो कि आपको सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ खींचती है, और जब भी आप नीचे की तरफ जब आपको खींचा जाएगा, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे खींची जाएगी, मान लो ऊपर से हमने एक बॉल छोड़ दी, अब वो बॉल क्या होगी, आपको पता है जितनी स्पीड से आप उसे छोड़ोगे नॉर्मल, वो उसी स्पीड से गिरेगी या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? नीचे गिरते हुए बढ़ जाएगी ना। जब कोई चीज़ ऊपर से अगर आप छोड़ते हो तो वो नीचे आते आते, हाँ, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और वो कौन बढ़ा रहा है उस स्पीड को? ये ग्रेविटी का फोर्स, क्योंकि ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इस बॉडी में क्या आता है? एक्सेलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है, मतलब इसका वेग बढ़ जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है, और इसी को हम स्मॉल जी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब दोनों, अब ये कैपिटल ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? कैपिटल जी है ना, बड़ा जी, और ये क्या है अपना छोटा जी। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने बस यहाँ पर ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक मतलब एक एग्जाम्पल दे रखा है ना। चलो अगला देखो। देखो बेसिक कंप्लीट, अगर बेसिक अच्छा हो जाता है तो बाद में दिक्कत नहीं आती। कई बच्चे तो इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी अलग अलग हैं क्या, या एक ही है? सबको लगता है एक ही है, एक नहीं है भाई, है ना। देखो अलग,
अब न्यूटन जो आए, न्यूटन के बारे में तो पता ही है भाई, न्यूटन चाचा ने क्या किया है। न्यूटन चाचा के बारे में ये तो बहुत प्रचलित कहानी है कि वो पेड़ के नीचे सो रहे थे, सेब का पेड़ था, ऊपर से नीचे सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। अब उन्होंने कुछ लॉज दिए ग्रेविटेशन के, तो जो पहला लॉ उन्होंने दिया वो लॉ डिफाइनिंग लॉज में से एक है। डिफाइनिंग लॉ का मतलब क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है जिसका यूज़ आप न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। न्यूटन चाचा ने बोला कि कोई दो मास हैं, क्या है, दो मास है, मतलब दो बॉडी है, उनमें कुछ मास तो हो गई, m1 मान लो, n2 मान लो। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ग्रेविटी की वजह से, वो ग्रेविटेशन का फोर्स कितना होगा उसे नापने का उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। उन्होंने बोला कि एक मास m है, एक मास 2 है, ज़्यादा कम जो भी है वो बात अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, उन्होंने मान लिया, कुछ डिस्टेंस होगा, उसको उन्होंने r मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या होगी, वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब एकदम डायरेक्टली मासेस के, मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा मास मतलब जितनी भारी चीज़ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन, ठीक है। तो अर्थ का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि वीनस का, कमेंट सेक्शन में बताओ। अर्थ का ज़्यादा होगा कि जुपिटर का? अरे अर्थ और मून के बीच में बता दो किसका ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स। अर्थ का भाई, अर्थ का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून, लेकिन जहाँ सन की बात करें तो अर्थ का बहुत कम है, तो सन का अट्रैक्शन फोर्स ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, इसीलिए तो बेटा नौ प्लैनेट्स को जोड़ रखा है उसने, है ना। और जुपिटर जो है वो उसका ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा है भाई अर्थ से, मास उसका ज़्यादा है, अट्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब ये देखो कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्ट, ठीक है। और दोनों का सम, फर्स्ट का और सेकंड का, मतलब सम नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के बराबर होगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, लेकिन जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसका वो भी किसके, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। क्या, जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनकर सामने आ गया। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया कैपिटल जी, फॉर्मूला बना F = G.m1m2/r²। और जब इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की गई, प्रैक्टिकली करवाई जाएगी स्कूल में, तो वो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, ठीक है भाई, याद रखना। और इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह देते हैं भाई, गुस्से में कह देते हैं, चलो इसे प्यार से भी कह देते हैं। ओके भाई देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, भैया इस फोर्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लो। ये सेंट्रल फोर्स है, याद रखना, दो बॉडीज के बीच में अगर ये लग रहा है तो ऐसा नहीं इनके सरफेस से, नहीं, इनके सेंटर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पहली चीज, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ डिपेंडेंट नहीं है भैया, सीधा अट्रैक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। नेचुरल फोर्स है भैया, ये क्या है, नेचुरल फोर्स है, अलग से बनाई नहीं गई। जी फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड मास, मतलब तीसरी कोई बॉडी बीच में आ जाए तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और चीज़ समझ लो, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आती है, शेल थ्योरी। व्हाट इज शेल थ्योरी? शेल थ्योरी का मतलब है, मान लो एक बॉल है, होलो बॉल, होलो स्फीयर है, उसके और एक और छोटा सा मास है कोई, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होगी जो न्यूटन चाचा ने बताया, F = G.m1m2/r²। लेकिन क्या हो कि ये जो मेरा मास है, इस मास को हमने उठा के सीधा इस होलो शेल के अंदर डाल दिया, तो अब इस कंडीशन के अंदर फोर्स क्या होगी, तो भाई इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बचेगी कहाँ, ये r ही 0 हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस ही खत्म कर दिया तुमने, तो इस मास को सीधा उठा के इसके अंदर डाल दिया। जब r ही 0 हो गया तो r यहाँ 0 रखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज दिस मास बिकम दी पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, तो फिर भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगी कहाँ। तो भाई इसलिए मैंने तुमको समझा दिया, हो सकता है कि बाद में कभी क्वेश्चन वोश्चन बने इस तरीके का, तो देख लो। अब एक और देख लो, अब सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर के अंदर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नॉर्मल वही होगा भाई, F = G.m1m2/r²। यहाँ बड़ा m ले लिया, छोटा m ले लिया, मतलब
अब m1 ले लो, m2 ले लो, मैंने कैपिटल M स्मॉल m ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या किया, इस मास को उठा के इसके अंदर एक डाल दिया, इसका हिस्सा बना दिया। अब यहाँ पर क्या बात है भाई, अब जब ने आपने इसके अंदर इसका हिस्सा बना दिया, हाँ देखो अब सुनो इसके अंदर क्या हुआ। अब इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी या अब लगेगी इस मेन रेडियस और इसके बीच की रेडियस की, जहाँ पे आपने इसको डाला है। तो इसका फॉर्मूला बन के आता है 4/3 πr³ इंटू में रॉ, मतलब डेंसिटी, या डेंसिटी का फॉर्मूला लग जाता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगले देखो, वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटेशनल या ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। स्मॉल जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जरा ये देख लो। खैर जी की, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है बोलो, 9.8। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। वैसे 10 ले लेते हैं नॉर्मली। बाकी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, F=G m1 m2 अपन में r²। ठीक है, अब जो फोर्स होता है, जो फोर्स लग कौन सा रहा है भैया, स्मॉल जी जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है तो एक्चुअली फोर्स लग कौन सा रहा है, तो फोर्स भाई क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तुम्हें पता ही है फोर्स का फॉर्मूला, मैंने लगा दिया। और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो कैसा रहा है भाई, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ। और याद रखना जब चीज ऊपर से नीचे आती है सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ तो पॉजिटिव होता है जी, लेकिन अगर हमने बॉल उठा के ऊपर फेंक दी तो नेगेटिव होता है जी। हाँ, और रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जी लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन की जगह पे। ठीक है, अब इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो गया, जी स्मॉल g (Gm/r²) बस हो गया। ये यहाँ से आप एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो कि Gm (G r²) r² उधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी याद है तो काफ़ी है।